Okay, so let us start with the first application of uniform circular motion, vehicle along the curved road. आप सपोज कीजिए कि ऐसा एक कर्व्ड रोड है और इस कर्व्ड रोड पर ऊपर गाड़ी मूव कर रही है। सर्कुलर मोशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, और वो ये कि सर्कुलर मोशन उसी मोशन को कहते हैं जब एक कंप्लीट सर्कल बन रहा हो। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर एक पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी बॉडी मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। मतलब अगर एक रोड पर गाड़ी छोटा सा टर्न भी लेती है तो सर्कुलर मोशन की कैटेगरी है। अगर एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी जा रही है तो भी सर्कुलर मोशन है। अगर कोई भी कर्व्ड पाथ होगा तो उस कर्व्ड पाथ के ऊपर अगर बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पर हमेशा हम सर्कुलर मोशन को ही कंसिडर करेंगे। सपोज कीजिए अगर गाड़ी ऐसे रोड पर जा रही है और वो गाड़ी बिल्कुल ऐसा टर्न लेती है कर्व्ड रोड के ऊपर, तो ऐसे वक्त में हमें ये सोचना है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। पहला जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो उसका वेट होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि रोड के हॉरिजॉन्टल सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा। अब जब गाड़ी टर्न लेगी तो टर्न लेते वक्त वो बाहर की तरफ स्किड होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगेगा। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ कर देखेंगे तो हम बोलेंगे कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। और उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, mv²/r को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ कैसे लग रहा है, तो याद ये रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर गाड़ी का मोशन आउटवर्ड होगा, मतलब अगर स्किड होते हुए बाहर की तरफ जाएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो ये चार फोर्सेज हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। याद रखिए, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर किया है, इसका मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी ये कार है। सो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग गया, एक mv²/r इसको बैलेंस करने के लिए, n और mg अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो mv²/r को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा वेट mg। अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये असल में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और इसकी जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है। मतलब ये क्या एडजस्ट कर सकता है अपनी वैल्यू को। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है तो आपको हमेशा याद रखना है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया। अब इस ब्लॉक के ऊपर जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन का, ये ब्लॉक नहीं चलता। हालांकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव होना चाहिए, लेकिन जब मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी मूव नहीं हो रही। तो इसका आंसर हम ये देंगे कि जब हम 1 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाएंगे उस वक्त इसके रिस्पेक्ट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा, और वो इसे रेस्ट पर ही रखेगा। तो सवाल उठता है कि ये कितना होना चाहिए। तो अगर इसको स्टेट ऑफ रेस्ट पर रखना है तो अगर ये 1 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 1 न्यूटन ही होगा। फिर आप 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो 2 न्यूटन पे भी बॉडी मूव नहीं होती। तो कब नहीं मूव कर सकती होगी, तभी नहीं मूव होती होगी जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाए, क्योंकि 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 1 इधर। अगर आप बोले सर पहले 1 था तो अब 1 ही रहेगा, तो फिर अगर आप 2 लगाओगे तो आगे मूव हो जाएगा ना। तो याद ये रखना है कि अगर 2 न्यूटन आपका अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा, इस वजह से बॉडी रेस्ट पर रहेगी। आप फोर्स थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 3 न्यूटन कर दीजिए। अगर 3 न्यूटन करेंगे और तब भी रेस्ट पर है, तब हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन होगा। इस एग्जाम्पल से ये बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि बॉडी जब तक रेस्ट पर रहता है उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एक लिमिट है, जैसे ही मैंने फोर्स बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया, जैसे ही फोर्स बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया, अब ये ब्लॉक मूव होने लगा। इसका मतलब ये कि अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक सर्टेन वैल्यू तक लिया उसने। 1 न्यूटन लिया, 2 न्यूटन लिया, 3 न्यूटन लिया, 4 न्यूटन। जैसे ही 5 न्यूटन आया तो 5 न्यूटन पर बॉडी मूव होने लगी। तो हम उसका जवाब ये देंगे कि अगर हम इस बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो कम से कम जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो होगा 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन से ज़्यादा का भी फोर्स लगाएंगे तो भी बॉडी मूव करेगी। अब इस तरफ देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर कंसिडर किया जाए तो हमने ये देखा था कि 1 न्यूटन पे बॉडी नहीं चला, तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, जितना अप्लाइड फोर्स था, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया। लेकिन इसकी एक मिनिमम वैल्यू आई, एक लिमिट आई, जिसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसने अपना अप्लाइड फोर्स के बराबर आना छोड़ दिया, और वो कितना था, 5 न्यूटन के बाद।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले सकता है इस केस के अंदर वो 5 न्यूटन है। इससे ज़्यादा का फोर्स अगर किसी भी बंदे ने अप्लाई किया तो बॉडी मूव हो जाएगी। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भाई अपनी वैल्यूज एडजस्ट कर रहा है। जब आप 1 न्यूटन लगाते हैं तो 1 न्यूटन हो जाता है, 2 न्यूटन लगाते हैं तो 2 न्यूटन हो जाता है, 3 न्यूटन लगाते हैं तो 3 न्यूटन हो जाता है, 4 न्यूटन लगाते हैं 4 हो जाता है, 5 लगाते हैं तो 5 पर बॉडी मूव होने लग जाती है। मतलब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो ले पाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 5 न्यूटन है और उसके बाद बॉडी मूव होने लग जाती है। तो ये जो वैल्यू है जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू विच अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन टेक आफ्टर दैट द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, so that particular value of friction is called as the limiting case of static friction या maximum static friction, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा वैल्यू यही रहता है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए Fx अगर मैं कहूँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन तो हमने इससे पहले भी देखा है कि वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है, तो ये असल में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये एक वैल्यू होती है जो नेचर ऑफ द सरफेस के बारे में समझाती है कि सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है। जैसे एक रोड है तो रोड रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, तो उसमें कितनी स्मूथनेस है, कितनी रफनेस है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो 2 बातें आपको याद रखनी है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। पहली बात, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर बॉडी आगे जा रही है तो पीछे की तरफ लगेगा, बॉडी नीचे जा रही है तो ऊपर की तरफ लगेगा, बॉडी लेफ्ट जा रही है तो राइट की तरफ लगेगा, बॉडी राइट जा रही है तो लेफ्ट की तरफ लगेगा। मतलब रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा। फिर ये वैल्यू एडजस्ट कर सकता है, ये वैल्यू एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यू एडजस्ट करेगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होगी उसे कहा जाएगा स्टैटिक केस का लिमिटिंग केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये बात याद रखिए। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mv² के बराबर होगा। तो कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? तो ये तो कोई भी फोर्स हो सकता है जो एडजस्ट हो जाए, लेकिन एक वैल्यू फिक्स होगी और वो होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले गए, कितनी मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है? तो स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब इसका फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, सुनाओ यहां पर f की जगह अगर मैं μs इंटू n लिख दूं, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी, तो देखिए फर्क क्या हो गया। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बिकॉज आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो चुका है, तो उसकी जो रफ्तार आएगी वो भी सबसे ज्यादा होगी। n अगर इक्वेट करें तो वो mg को बैलेंस कर रहा है, इस वजह से n की जगह mg आ जाएगा। और जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम स्पीड आएगी वो आएगी √μ इंटू r इंटू g। इसका मतलब ये कि किसी भी हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर कोई गाड़ी टर्न लेती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए। और वो 3 बातों पे डिपेंड करती है। रोड की कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, रेडियस ऑफ द रोड कितना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। इससे आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन के अंदर एक बात और ध्यान में आपको रखनी है, और वो ये कि हम यहाँ पर कार को एक पार्टिकल अज्यूम करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर कार कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक बॉडी है। और ऐसे वक्त में ये जो टायर्स हैं इसके, हर अपने टायर्स का अपना एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अगर सारे के सारे नॉर्मल रिएक्शंस को ऐड किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो वेट को बैलेंस करे। यहाँ तो हमने बैलेंस करा दिया क्योंकि हमने क्या माना कि ये पार्टिकल है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप सब जानते हैं कार कोई पार्टिकल नहीं है। सो इफ़ इन केस अगर हम कार को एक बॉडी कंसिडर करें और बॉडी कंसिडर करने के बाद तब हम नॉर्मल रिएक्शन को वेट के बराबर बनाना चाहे तो बराबर नहीं होगा। और एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जब भी कभी कार टर्न लेती है एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, उस वक्त
उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि थोड़े से हाइट पर रहती है। इस वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क भी एक्ट होता है, मतलब घुमाने वाला फोर्स। मतलब इस पर्टिकुलर कार पर एक टॉर्क भी एक्ट होता है और वो टॉर्क इसे घुमाने की कोशिश करता है। अगर ये टॉर्क बहुत ज़्यादा हुआ तो गाड़ी टॉपल करेगी, पलट जाएगी। इसका ये अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और फिर गाड़ी लुढ़केगी। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है कि ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ इसका इंट्रो दिया हुआ है। लेकिन ये बात याद रखिए कि हम जो भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये मान के कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट मास है, बट इन एक्चुअल केस रियल लाइफ दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, और इसके ऊपर एक टॉर्क भी एक्ट होता है। और अगर काफ़ी ज़्यादा हो तो गाड़ी टॉपल भी हो सकती है। इस वजह से एक पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में भी कार को मूव करना पड़ता है ताकि उसकी टॉपलिंग ना हो। विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इसको थोड़ा सा टर्न देना पड़ता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है वो है वॉल ऑफ डेथ। बचपन में हमने मेलों में अक्सर इसको देखा होगा, मौत का कुआं। और मौत के कुआं के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल कंटिन्यूसली जो है वो चक्कर लगाती रहती है या कार चक्कर लगाती रहती है। तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और वो वॉल ऑफ डेथ के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त सबसे पहले तो हम ये कंसिडर करेंगे इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। पहला फोर्स ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। याद ये रखना है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनाया जाता है। अगर ये हमारा सरफेस है तो उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। सेकेंड चीज, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगी ऑलवेज। फ्रिक्शन इसमें ऊपर क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये बॉडी नीचे सरकेगी, रिलेटिवली नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। इस वजह से इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के सारे कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, तो ऐसे वक्त में मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा इसके अंदर। और इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा और उसकी वैल्यू होगी mv²/r। अब अगर हम फोर्स इक्वेशन इसका बनाएं तो हम कहेंगे कि n जो है वो mv²/r के बराबर होगा या mm²r के बराबर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा, फिर से आ जाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई थी? 5। सो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन और उससे कम कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि एक जनरल एक्सप्रेशन फोर्स का क्या होगा तो होगा Fs = लेस देन इक्वल्स टू μs × n। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में μs × n लिखा था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू लिखा। क्यों? ध्यान से देखिए, यस ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये तो बराबर होगी, लेकिन ये इसके बराबर भी हो सकती है या उससे कम हो सकती है। देखिए ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम भी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू से और उसके बराबर भी हो सकती है। तो ये इसका एक्सप्रेशन बनता है जब हम जनरली लिखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू μs × n। अच्छा, μs × n के अंदर हमने देखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट बैलेंस कर रहा है, इस वजह से यहाँ वेट आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो √rg/μs से बड़ी या उसके बराबर होगी। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा इक्वल टू। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन से आपको ये पता चलता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सो दैट अ पार्टिकल कैन मूव इन अ वॉल ऑफ डेथ। अगेन यहाँ भी आपने इसे पार्टिकल ही कंसिडर किया। अगर आप इसे एक बॉडी कंसिडर करेंगे तो इस पर टॉर्क भी एक्ट होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको पार्टिकल कंसिडर करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू आती है वो √rg/μs है। अब ये दोनों एप्लीकेशंस को ध्यान से देखिए, इसमें हमने मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द कर्व्ड रोड कैलकुलेट किया है एंड दैट इज √μrg, और यहाँ पर हमने मिनिमम वेलोसिटी इन द वॉल ऑफ डेथ कैलकुलेट किया है, दैट इज √rg/μs। ओके, तो दिस आर योर 2 एप्लीकेशंस। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा कि एक कर्व्ड रोड के ऊपर जब गाड़ी टर्न लेती है तो टर्न लेते वक्त वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बनने के लिए।
लेकिन ये एक रिलायबल फोर्स नहीं है। रिलायबल फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यूज अगर उसने क्रॉस की और गाड़ी अगर उस पर टल ली तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपको करना ये है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड था पहले जिस पे गाड़ी मूव कर रही थी, आपको बस इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस से थोड़ा सा एलिवेट करना है इस तरीके से। याद रखिए दिस वाज द हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड को हमने क्या कर दिया है, एलिवेट कर दिया है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से थोड़ा सा ये एलिवेट हो चुका है। तो पहले रोड के ये जो दो लाइंस थी, ये जो दो एंड्स थे, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने थे, लेकिन अब रोड के अंदर ये वाला जो एज है ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये थोड़ा ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज द इनर एज ऑफ द रोड। इसे इनर एज रोड ऑफ द रोड कहते हैं, इसे कहते हैं आउटर एज ऑफ द रोड। ओके, इसको रेस करना है एक सर्टेन एंगल थीटा पर। इस प्रोसीजर को कहते हैं बैंकिंग करना। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि बैंकिंग ऑफ रोड एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर रोड के इनर एज और आउटर एज में से आउटर एज को थोड़ा सा रेस्ट कर दिया जाता है एट सर्टेन एंगल थीटा। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये व्हीकल इस बैंक रोड के ऊपर चल रहा है तो इसके ऊपर जो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो सबसे पहला वेट mg, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अगर हम रेफरेंस फ्रेम बना लें कार तो फिर हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा mv²/r। अब ये वाला नॉर्मल फोर्स जो है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, इसके हम दो कंपोनेंट निकाल देते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर इधर थीटा एंगल होगा तो दिस विल बिकम n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले केस के अंदर mv²/r को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस कर रहा था दैट वाज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रिलायबल नहीं है, ये एडजस्टेबल फोर्स है। अब आप अगर देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है n sin थीटा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह अब किसने ले ली है, n sin थीटा ने ले ली है, और बाकी n cos थीटा जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करते हैं, सो n से n कैंसिल आउट होगा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, m और m कैंसिल होने के बाद v²/rg बचेगा। अगर आप चाहें तो इससे v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज √rg tan थीटा। सो दिस इज अ फॉर्मूला नाउ। तो पिछली बार जो हमने फॉर्मूला बनाया था दैट वाज √μsrg, लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा √rg tan थीटा। Now this speed is called as the most safe speed। ये सबसे सेफ स्पीड होगी। मतलब गाड़ी अगर किसी भी बैंक रोड पर चलती है तो बैंक रोड पर चलने पर जो उसकी सबसे सेफ स्पीड है जिस पर बड़ी आसानी से टर्न ले सकती है, वो वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √rg tan थीटा। तो इसको हमने vs से रिप्रेजेंट किया है। तो vs स्टैंड्स फॉर द मोस्ट सेफ स्पीड ऑन द बैंक रोड। और आगे बढ़ते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपने एंगल, जिस एंगल पे इसको रेस किया है वो एंगल कितना है, तो दैट एंगल इज थीटा। और थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ v²/rg। दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग एंगल। कि हमें रोड को कितना बैंक करना है वो इससे कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg। अब बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सपोज़ कीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं और आपसे पूछा जाए कि कितना एंगल होगा, कैसे पता लगाएंगे कितने एंगल पर आप इसको रेस करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा। विदाउट v अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसके अंदर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और उससे कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो अगले वीडियो तक हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर रोड बैंक्ड नहीं है तो फिर फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, और फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पास स्पीड आती है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, वो आती है √μs/rg। लेकिन हम इस फोर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रोड को बैंक करते हैं, और बैंक करने पर अब n sin थीटा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, और फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन आता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इफ
अगर ये एन साइन थीटा का वैल्यू एम वी स्क्वायर के बराबर था तो हमारे पास सेफ्टी स्पीड आई, लेकिन अगर मान लीजिए एम साइन थीटा का वैल्यू एम वी स्क्वायर से कम हुआ या एन साइन थीटा का वैल्यू एम वी स्क्वायर से ज़्यादा हुआ, तो फिर क्या गाड़ी आसानी से इस पर टर्न ले सकती है? मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि ये स्पीड है, ये सेफ्टी स्पीड है इसकी, राइट। इस सेफ्टी स्पीड को अपन एक वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर गाड़ी अगर 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर टर्न करेगी तो कोई नुकसान नहीं है, सेफली टर्न ले लेगी। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर गाड़ी की रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड की जगह 30 मीटर पर सेकेंड है या 35 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या फिर वो सेफ स्पीड नहीं है? या फिर दूसरा कि अगर गाड़ी की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड या 60 मीटर पर सेकेंड है तो क्या वो सेफ स्पीड नहीं है? इससे कम वैल्यू, मतलब सिंपल केस ये कि उससे अगर कम वैल्यू हुई तो क्या वो सेफ स्पीड होगी, या उससे ज़्यादा हुई तो सेफ स्पीड होगी? तो उसका क्या आंसर आएगा वो हम इसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेफ्टी स्पीड। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब स्पीड लिमिट्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट सेफ स्पीड हमें लास्ट टाइम मिली थी वो थी √RG tan थीटा। दो पार्ट्स कर लेते हैं इसके। पहला पार्ट ये होगा कि हमारी जो स्पीड है, जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं या स्पीड से जो गाड़ी टर्न ले रही है वो सेफ स्पीड से कम है। अगर ऐसा हुआ तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को तो हमें मिलेगा mv1/r इज लेस देन साइन थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए, n साइन थीटा ये वाला फोर्स है और mv1/r ये साइड। अब अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए और ये फोर्स कम हो जाए तो ऐसे वक्त में ये होगा कि बैलेंस नहीं हो पाएगा, गाड़ी बैलेंस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कम। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कम होगा और n साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में गाड़ी टर्न लेते वक्त अंदर की तरफ जाएगी। सेफ स्पीड ऐसी होगी कि गाड़ी को बड़ी आसानी से टर्न लेना है, ना अंदर जाना है ना बाहर की तरफ जाना है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो mv1/r की वैल्यू n साइन थीटा से कम हो जाती है, ये फोर्स बढ़ जाता है। और अगर ये फोर्स बढ़ जाएगा इसका मतलब ये है कि कार जब टर्न लेगी इस स्पीड से, v1 स्पीड से, तो गाड़ी अंदर की तरफ जाएगी। अब इस चीज़ को रोकने के लिए रियल लाइफ के अंदर सरफेस क्योंकि एकदम स्मूथ नहीं होते तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत रफनेस रहती है, इस वजह से फ्रिक्शन एक्शन में आ जाता है। और फ्रिक्शन करता क्या है तो मैंने इससे पहले आपको बताया था, ये फ्रिक्शन का काम होगा कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो जब गाड़ी इस स्पीड से टर्न लेगी तो जब वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। गाड़ी इधर सेंटर की तरफ जा रही थी तो अब उसको फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। हम इसको समझने के लिए ऐसा कर देते हैं कि इसको कन्वीनियंटली ऐसा समझते हैं कि ये नीचे है और ये ऊपर। तो जब गाड़ी टर्न लेगी तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपकी स्पीड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से कम हुई तो ऐसे वक्त पर n साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आएगा और वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अपोज करते वक्त वो उसको, अगर कार नीचे की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, अब अगर इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हम दो कंपोनेंट कर दें तो एक कंपोनेंट ये होगा Fs साइन थीटा और ये होगा Fs कॉस थीटा। और अब ये Fs कॉस थीटा और mv1/2 एक तरफ हो जाएंगे और ये n साइन थीटा को बैलेंस कर लेंगे। तो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो देखिए क्या होगा। एक फोर्स n कॉस थीटा है, एक फोर्स Fs साइन थीटा है। ये दोनों फोर्स मिला के किसको बैलेंस करेंगे? वेट को। इस वजह से mg हो जाएगा Fs साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। ये दोनों फोर्सेस और ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो n साइन थीटा को कौन कौन बैलेंस करेगा? mv1/2 और Fs कॉस थीटा, जो दोनों इस तरफ लग रहे हैं। कन्वीनियंटली मैंने इसे लिखा कैसे है देखिए, mv1/r, ये दोनों का नेट फोर्स कैलकुलेट किया तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो टोटल हो जाएगा n साइन थीटा माइनस Fs कॉस थीटा। अब बुक में तो डायरेक्ट दिया हुआ है लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो m से m कैंसिल होगा। सो व्हाट वी गेट इज v1/rg दैट इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब f क्या है? तो मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फोर्स है। इसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब ये जब सबसे ज़्यादा होगा
तो आपको ये बात याद रखनी है, जब फोर्स इस डायरेक्शन वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा उस वक्त स्पीड सबसे कम हो जाएगी। क्या अपोज कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है मोशन को। ओके तो ऐसे टाइम पर जो वेलोसिटी हमें मिलेगी, अगर हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करने पर हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम। इस वजह से मैंने v1 स्क्वायर को क्या लिखा, v1 स्क्वायर मिनिमम, और फिर यहाँ पर fs की जगह μs इंटू n लिख दिया जो हमारा मैक्सिमम केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। फिर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर से n कॉमन निकाल के और नीचे से n कॉमन निकाल के कैंसिल होगा। थ्रू आउट इस एक्सप्रेशन को अगर हम tan cos थीटा से डिवाइड करें तो n तो कैंसिल हो चुका है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा tan थीटा, यहाँ से cos थीटा से डिवाइड हुआ कैंसिल हो जाएगा, n ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ऊपर और नीचे से, सो विल गेट μs। और सेम यहाँ नीचे होगा, नीचे अगर आप देखें तो n तो कैंसिल हो ही चुका है, cos थीटा से अगर आप डिवाइड करेंगे cos थीटा से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी tan थीटा और फिर उसके बाद में μs, तो μs इंटू tan थीटा और ये हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला होगा आपकी मिनिमम वेलोसिटी का। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि रियल लाइफ में सरफेस रफ होते हैं और रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर आपकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जितनी होनी चाहिए अगर उससे कम होगी तो गाड़ी अंदर की तरफ जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये हमारी गाड़ी की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। तब कम से कम इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए उस कर्व्ड रोड पर। तो इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस आइडिया और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ हम इस एक्सप्रेशन पर आएँ। अब दूसरी बात रह जाती है कि अगर मान लीजिए आपकी स्पीड, अगर आपकी स्पीड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे पिछले केस के अंदर हमने देखा कि n sin थीटा का वैल्यू mv स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय r से ज़्यादा था, लेकिन अगर हमारा v2 मान लेते हैं वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू n sin थीटा से ज़्यादा हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, mv2 स्क्वायर बाय r। ओके और इसकी वैल्यू n sin थीटा से ज़्यादा होगी। सो n sin थीटा क्या है, तो हमने ये नॉर्मल रिएक्शन बनाया था। सो दिस वाज योर n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। तो बेटा डिफरेंस ये हो जाएगा कि अब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स n sin थीटा से ज़्यादा होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। और अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। जैसे इस केस के अंदर याद कीजिए n sin थीटा ज़्यादा था mv2 स्क्वायर से, तो गाड़ी नीचे जा रही थी, टुवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश कर रही थी। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फिर गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैंने भी आपको बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। तो अगर गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो दिस विल बी योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और सेम वही चीज़ जैसे हमने इसके दो कंपोनेंट्स किए थे वैसे ही दो कंपोनेंट्स इसके यहाँ भी कर देते हैं। ओके सो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये हमारा टर्म अगर थीटा है तो थीटा के हिसाब से दिस विल बिकम ओवर एंगल थीटा। ओके सो दिस विल बिकम fs cos थीटा and this will become fs sin theta. So this will be our force of friction now. fs cos theta कंपोनेंट इधर आएगा, fs sin theta का इधर। और अब ये फोर्सेस बैलेंस करेंगे इसको। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा कि n sin theta और fs cos theta जो है वो mv2 स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, और n cos थीटा जो है वो f sin थीटा और mg को बैलेंस करेगा, एक वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर एक्ट हो रहा है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाया था वैसे एक एक्सप्रेशन इसका भी बना लेते हैं। सो व्हाट विल बी आवर एक्सप्रेशन,
अगर हम इसके फोर्स इक्वेशन को बनाएं तो mg ये वाला वेट ये बैलेंस करेगा n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेंगे n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा को। जैसे पिछली बार डेरिवेशन हमने किया था, इसलिए मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि V2 मैक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, rg tan थीटा प्लस म्यू एस माइनस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब वहाँ याद रखिए, वहाँ में हमने मिनिमम वेलोसिटी कही थी, यहाँ पर मैक्सिमम इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है उस सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो ऐसे टाइम पर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे। सो मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा V2 मैक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। दिस वॉज अवर कॉन्सेप्ट। अब हमें ये पता चल गया कि गाड़ी अगर किसी भी बैंक रोड पर होगी तो उस बैंक रोड पर जो उसकी सेफ्टी स्पीड है वो है अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। अगर वो वैल्यू rg tan थीटा से कम हुई तो गाड़ी अंदर की तरफ स्किड होगी, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले करेगा और फिर मिनिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा। और अगर गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा हुई तो ऐसे वक्त में गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी, और फिर उसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड जिस पर हमको गाड़ी को चलाना है वो होगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू एस माइनस 1/1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो पहले केस के अंदर हमने मिनिमम लिमिट निकाली थी, दिस वाज द मिनिमम स्पीड, और ये जो है हमने मैक्सिमम कैलकुलेट की है क्योंकि पहले केस के अंदर हमने जो वेलोसिटी ली थी वो सेफ्टी स्पीड से कम ली थी, तो मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड टाइम पे हमने जो वेलोसिटी ली थी वो सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा ली थी, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो दिस इज अबाउट मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि उस पर्टिकुलर रोड पर फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब ये कंपोनेंट चला जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तभी आता है जब हम फ्रिक्शन का डिस्कशन करते हैं, और जब ये कंपोनेंट चला गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा। सो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, जो कि हमारी सेफ स्पीड है। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लिमिट्स। होप यू गॉट द वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।